दिल्ली के एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में इस वक्त एक लड़के के हाथ खून से सने हुए थे और फर्श पर एक बहुत बुरे तरीके से कटी फटी लाश पड़ी थी। वो लड़का, जो 6 फुट हाइट का था और तकरीबन 26 से 27 साल का लग रहा था और इस वक्त शर्टलेस था, उसने सिर्फ एक ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो जितना हैंडसम था, उतना ही ज्यादा इस वक्त खतरनाक लग रहा था। वो किसी साइको की तरह उस लाश को पूरी बेदर्दी के साथ चीर फाड़ रहा था और गुस्से में उस लाश के मुंह पर पंच मारते हुए गहरी सांस से ले रहा था। तभी पीछे से तकरीबन उसी की उम्र के एक लड़के ने आकर उसे डरते हुए कहा, अंडस्को बॉस, वो मर चुके हैं, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें, लाश को ठिकाने भी लगाना है। उस लड़के की बात सुन लाश को बेदर्दी से चीरता फरता लड़का एकदम से शांत हो गया और फिर एक नजर उसने उस लाश को देखा और पीछे वाले लड़के से अपनी सख्त गहरी मर्दाना आवाज में कहा, अंडस्को, इसे लेकर जाओ मेरी नजर के सामने से। ये अंगद सिंह रायजादा, असर इंडस्ट्री का सीईओ और काली दुनिया का बेताज बादशाह। और सामने जो शख्स मरा पड़ा था वो अंगद रायजादा का सगा चाचा विक्रम रायजादा था। कुछ दिनों पहले ही अंगद को पता चला था कि विक्रम उसे इलीगल बसन स्पीड पीछे धोखा दे रहा है। विक्रम के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी अंगद ने उसे कई बार मौका दिया, लेकिन आज अंगद ने अपनी सारी हदें लंघ दी और अपने हाथ से अपने खानदान का खून बहा दिया। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अंगद के चेहरे पर कोई भी शिकन और शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही थी। पीछे वाला लड़का, जिसका नाम ईशान खत्री था, वो अंगद का मैनेजर था और अंगद का सबसे वफादार आदमी भी, जो अंगद के लिए किसी की भी जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था। ईशान ने कमरे में गार्ड्स को कमरे में बुलाया और लाश को सूटकेस में भरने का ऑर्डर दिया। 5 मिनट में ही गार्ड्स ने अपना काम बखूबी कर दिया और साथ ही कमरे की सफाई भी कर दी, जहां खून के निशान हर जगह थे। इधर अक्षत भी काउच पर बैठे खून लगे हाथ से ही सिगरेट पीते हुए अपने सगे चाचा की डेड बॉडी को सूटकेस में भरता हुआ शान से देख रहा था। ये देख उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। तुषार ने सूटकेस गार्ड्स के साथ भेज दिया, साथ ही कमरे में फैले खून को भी अच्छे से साफ करवा दिया और फिर वो अंगद को ऊपर से नीचे तक देखता है। विक्रम के खून के छींटे और मांस के छोटे छोटे गुदे अंगद के पूरे बदन पर लग चुके थे, जिससे अंगद अपने ओरे से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अंगद को ऐसे देख एक पल के लिए तो हर दिन तकरीबन 10 लोगों की जान ले लेने वाले ईशान का भी दिल दहल गया। तभी ईशान ने खुद को रिलैक्स करते हुए अंगद से थोड़ा हकला कर कहा, अंडस्को बॉस, आप जाए शावर ले लीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा इंतजाम करता हूँ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। एक लड़की है होटल में, वो स्पेशल सर्विस भी देती है और यहीं पर काम भी करती है, मैं उसे आपके रूम में भेजता हूँ। ईशान की बात पर अंगद कुछ नहीं बोला। उसने सिगरेट को अपनी उंगलियों में गुस्से से मसल कर बुझा दिया और काउच से उठकर सीधे बाथरूम की ओर चला गया। अंगद के जाते ही तुषार भी फोन पर किसी को कॉल लगाकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अंगद शावर लेकर व्हाइट कलर के बाथरोब में बाथरूम से बाहर आया। उसने अपनी बॉडी पर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर इम्पोर्टेड वाइल्ड मैन परफ्यूम छिड़का, जो उसका स्पेशल कलेक्शन था, और तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अंगद ने दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की, जो होटल की ही स्टाफ थी, वो उसे दिखाई दी। उस लड़की ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर अक्षत से अपनी मेलोडियस आवाज में कहा, अंडस्को सर, आपकी कॉफी। अंगद ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा। वो लड़की 5 फुट की पतली कद काठी की लड़की थी और बहुत ही ज्यादा गोरी चिट्टी। अंगद ने दरवाजे के साइड में खड़े होते हुए उस लड़की को अंदर जाने का इशारा किया। तभी उस लड़की ने एक नजर हैरत से अंगद की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कमरे के अंदर चली गई। उस लड़की के अंदर आते ही अंगद ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से वो लड़की जल्दी से टेबल पर काफी रखकर सीधी खड़ी हुई और हैरत से दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी अचानक से अंगद ने उसके पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो लड़की, जो ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट और व्हाइट शर्ट में थी और पीछे बालों की पोनीटेल चोटी किए हुए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक चौंकती हुई आंख के साथ अपनी हैरत भरी हेजल ग्रे आंखों से अंगद को कंफ्यूजन से देखा और उसे घूरते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने ही लगी। तभी अंगद ने उस लड़की की आंखों में गौर से देखते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगी? ऐसी सर्विसेज देने से पहले कस्टमर्स देख लिया करो, कहीं लेने देने के चक्कर में तुम्हारी हालत खराब न हो जाए। अंगद की बातों से वो लड़की बिल्कुल शॉक होकर उसे देखने लगी।
और हैरत से बोली, अंडस्को क्या कहा आपने? तभी अंगद ने और आगे आकर एकदम से उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही अंगद ने उसका हाथ अपने लोअर पार्ट के पास ले जाकर बाथरोब के अंदर हार्ड पार्ट को टच कराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अंडस्को इसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, जाओ और किसी और को भेजो। अपने लिए अनजान शख्स अंगद की ऐसी अजीब और घटिया बातें सुन उस लड़की की आंखों में एकदम से गुस्सा और आंसू भर आए। उसके चेहरे से हवाएं उड़ गई, मगर अगले ही पल उसने अंगद से अपना हाथ छुड़ाया और अंगद को दोनों हाथों से धक्का दिया। लेकिन धक्का देने की वजह से वो लड़की खुद 2 कदम पीछे हो गई और गुस्से से अंगद को घूरते हुए बोली, अंडस्को बदतमीज कहीं के, तब क्या कर रहे थे आप अभी? मैं इस होटल की स्टाफ हूँ, आपका कोई राइट नहीं है मुझसे ऐसी बदतमीजी करने का। मैं आपकी शिकायत अपने मैनेजर से करूंगी। उस लड़की की बात पर अंगद अपनी एक आईब्रो उचका कर उसे अपनी गहरी काली आंखों से घूरते हुए बोला, अंडस्को ओह रियली, अब मैंने तुम्हें उस काम के लिए रिजेक्ट कर दिया तो सीधी सादी बन रही हो? यू फूक जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कौन बेवकूफ तुम्हारी सर्विस का फायदा उठाता होगा। वो लड़की समझ गई थी कि अंगद उससे बोलना क्या चाह रहा है। उस लड़की को अंगद की बातें बहुत बुरी लग रही थी। उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू निकल रहे थे। तभी उस लड़की ने आगे बढ़कर गुस्से से अंगद को घूरते हुए उसका कॉलर पकड़कर खींचा और उसे एक जोर का चांटा लगा दिया। फिर अंगद को उंगली दिखाकर अपनी हेजल ग्रे कलर की आंखों से घूरते हुए बोली, अंडस्को ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। मिली श्रीवास्तव नाम है मेरा और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। किसी भी लड़की से ऐसी बदतमीजी से बात करने से पहले इस थप्पड़ को जरूर याद करना। पता नहीं ऊपर वाला तुम मर्दों को इस दुनिया में लता ही क्यों है। हर लड़की हर औरत को तुम्हें पूरी नजर से देखना होता है। घटिया कहीं के, काश तुम सारे मर्दों को भगवान औरत बनाकर भेजता, तब तुम्हें पता चलता कि तुम लोग कितने गंदे होते हो जब तुम पर कोई गंदी नजर डालता। मिली गुस्से से अंगद को घूरते हुए ये सब बोल रही थी। मिली का कहना जायज था, लेकिन उसके अंदाज और आखिरी के कहे गए बातों से लग रहा था कि वो शायद मर्द जात से ही नफरत करने लगी थी। थप्पड़ पड़ने की वजह से अंगद उसे ऐसे घूरकर देख रहा था जैसे वो उसे आंखों से ही खा जाएगा। वैसे ही वो अपनी मस्कुलर बॉडी और डेविलिश हैंडसम फेस पर गुस्से की वजह से बहुत खूंखार दिखाई दे रहा था। पहली बार उसके गाल पर किसी लड़की ने चांटा मारा था, वो भी इतनी दुबली पतली सी 5 फुट हाइट की लड़की। गुस्सा तो आना ही था। अगर कुछ बोलता उससे पहले ही मिली उसे आंखें दिखाकर रोते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। अगर उसे तब तक गुस्से से घूरता रहा जब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकल गई। और फिर कुछ सोचकर उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को इसकी हिम्मत कैसे हुई द ग्रेट डेविल ए को थप्पड़ मारने की, इसकी तो। और फिर उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा या फकिंग गर्ल। इधर मिली रोते हुए दौड़कर मैनेजर के केबिन की तरफ विजिटर की शिकायत करने के लिए भागी। वो केबिन के सामने आकर दरवाजा खोलने ही लगी थी कि तभी अचानक से उसके हाथ और उसके कदम रुक गए और वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गई। फिर उसने कुछ देर पहले का सीन याद किया अंडस्को, जिसमें मैनेजर ने उसे अपने केबिन बुलाया था और उसे प्रमोशन देने का लालच देकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैनेजर की नज़र बहुत पहले से ही मिली की खूबसूरती पर थी, जिसकी वजह से वो अक्सर उसे परेशान किया करता था। वो सब याद करके मिली अब मैनेजर के पास भी नहीं जाना चाहती थी। मिली ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने काउंटर पर चली गई। काउंटर पर जाते ही उसने एक लेटर और पेन निकाला और जल्दी से कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया और फिर उस लेटर को अपनी साथी कलीग को पकड़ाते हुए कहा, अंडस्को ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, इसे प्लीज मैनेजर को दे देना, कल से मैं जॉब पर नहीं आने वाली। मिली की कॉलीग ने उससे जॉब छोड़ने का कारण पूछा, लेकिन इतने में ही मिली ने गुस्से से अपना बैग उठाया और रोते हुए होटल से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मिली अपने घर पहुंची, तभी अचानक से एक मोटी सी औरत सोफे पर बैठे एप्पल लाल सेब खाते हुए मिली, जो को घूरते हुए बोली, अंडस्को अरे वाह, आज तो महारानी बहुत जल्दी आ गई। आज नहीं गई अपने यार से मिलने, रोज तो बहुत देरी से आया करती थी। उसे औरत की बात सुनते ही मिली ने नजर उठाकर उसे देखा। इतनी खरी खोट सुन मिली को दोबारा रोना आ गया। वैसे ही उसका पहले से मुंह उतरा हुआ था, फिर भी उसने उस औरत से कुछ नहीं कहा और चुपचाप गर्दन नीचे करके वो आगे जा ही रही थी। तभी पीछे से एक लड़की ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को ओए कहाँ जा रही है,
तुझे दिखाई नहीं दे रहा? पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। आज घर में मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हुई है। देख कितना कचरा करके गए हैं मेरे दोस्त। ये सब साफ कौन करेगा? चल अपना बैग इधर ला और ये सारा कचरा साफ कर। तेरा भाई यहाँ पर सिर्फ सैलरी देता है, नौकर नहीं रख कर गया है जो तेरे काम कोई और करेगा। ये लड़की थी मिली की सौतेली बहन रीमा, और वो मोटी औरत रीमा की माँ और मिली की सौतेली माँ। वो दोनों मिलकर मिली को हर रोज सुबह शाम परेशान किया करती थी। घर में मिली और उसका सगा भाई विदेश जाकर कमाया करता था और दोनों घर चलते थे, लेकिन इन दोनों की कोई इज्जत नहीं थी। मिली का भाई विदेश जाकर पैसे कमाने के चक्कर में मिली को अपनी सौतेली माँ के यहाँ बड़े ही उम्मीद से छोड़कर गया था कि मिली अपनी पढ़ाई के साथ अपने लिए कुछ कमा भी पाए और खुश रहे, लेकिन यहाँ इन दोनों ने उसका जीना हराम कर रखा था। मिली ने एक नज़र पूरे घर को देखा। हर जगह फूटे हुए गुब्बारे, केक पेस्ट्री के प्लेट्स, खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल और बर्थडे डेकोरेशन का सामान बिखरा हुआ था। देखने से ही पता चल रहा था कि इन लोगों ने घर में आज कितनी अयाशियां की है। मिली ने एक गहरी सांस लेते हुए रीमा से कहा, अंडस्को तुम 2 मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना बोल मिली अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी रीमा ने एकदम से पीछे से आकर मिली हैंडबैग उसके हाथ से छीन लिया। और मिली ने जब रीमा को हैरत देखा तो रीमा उसे घूरते हुए बोली, अंडस्को ऐसे घूर क्या रही है? जा जल्दी से जाकर कपड़े बदल और काम शुरू कर। मिली निराश होकर अपना सर हाँ में हिलाकर अपने कमरे में चली गई। इधर रीमा मिली का पर्स चेक करने लगी, जिसमें उसे सिर्फ 100 रुपए ही मिले। रीमा उस 100 रुपए का नोट निकालकर उसे देखते हुए नकचड़ी सी आवाज में बोली, अंडस्को हुँ, इतना कमाती है मगर बस 100 रुपए है इसके पर्स में, भिखारी कहीं की। कुछ मिनट में मिली कपड़े बदलकर घर की साफ सफाई करने के लिए आ जाती है। थोड़ी देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया था। तभी रीमा और उसकी माँ राजेश्वरी ने उसे किचन में खाना बनाने के लिए गालियां देते हुए भेज दिया। मिली ने रोते हुए मैनेजर और अपने लिए अनजान लड़के अंगद की बदसलूकी को याद किया, जिसके बाद मिली के आंसू रोक ही नहीं रहे थे। तभी बाहर से राजेश्वरी और रीमा ने ताने मारते हुए कहा, अंडस्को खाना आज ही आएगा या अगले जन्म में। तभी मिली ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना गला साफ करते हुए राजेश्वरी और रीमा से कहा, अंडस्को बस खाना बन गया, मैं अभी लेकर आई। थोड़ी देर बाद मिली ने राजेश्वरी और रीमा को खाना सर्व किया। तभी राजेश्वरी खाना टेस्ट करते हुए मिली को गुस्से से ताने मारते हुए बोली, अंडस्को इतने दिन हो गए इसे खाना बनाते, लेकिन अभी तक इसे नहीं पता कि सब्जी कैसे बनाते हैं। देखो तो कितनी बुरी सब्जी बनाई है, मन तो कर रहा है सब इसी के मुंह पर फेंक दूं। अगर सीएम का बेटा इससे शादी करने के लिए पागल नहीं होता ना, तो क्षण का इस घर से इसे बाहर निकाल कर फेंक देती। तभी रीमा ने मिली से कहा, अंडस्को अच्छा सुन, तेरी इस बार की सैलरी ना मुझे पूरी की पूरी चाहिए। गोवा की टिकट बुक करनी है मुझे, मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ वीकेंड पर जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है, समझी ना? रीमा की बात सुन रूही उसे देखते हुए निराश मन से बोली, अंडस्को रीमा आई एम सो सॉरी, लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा। वो मैंने जॉब छोड़ दी है। मैनेजर मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था और आज एक रूम विजिटर ने भी मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं वहां और नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। बट तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं 2-3 दिनों में ही नई जॉब ढूंढ लूंगी। और मिली आगे बोल ही रही थी, तभी राजश्री ने एकदम से उठकर मिली पर चिल्लाते हुए उससे पूछा, अंडस्को क्या तूने जॉब छोड़ दी? इतनी हाई सैलरी की जॉब छोड़ दी? अरे करम जली, हमसे पूछा भी नहीं और जाकर रेजिग्नेशन लेटर दिया आई। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू काम छोड़ देगी तो क्या यहाँ बैठकर रोटियां तोड़ेगी? अरे तुझ पर नजरें कोई क्यों नहीं डालेगा? तेरी हरकतें ही ऐसी होगी कि तेरा मैनेजर भी तुझ पर लट्टू हो गया। वो सीएम का बेटा भी ऐसे ही तेरे पीछे पागल नहीं है तुझसे शादी करने के लिए। गलती तेरी ही है, हर जगह अपने जवानी के रंग दिखाई फिरती है। ये मर्द तो होते ही है ऐसे, कर्म तो तेरे ही बेकार है। अरे तू पैदा होती है मर क्यों नहीं गई? तेरी माँ मरी और छोड़ गई तुझे हमारे सर पर। बस अब बहुत हो गया, अब हम तुझे और नहीं पाल सकते। वो सीएम का बेटा 1 महीने बाद तुझसे एंगेजमेंट करने वाला था ना, उसे मैं कल ही कह देती हूँ कि एंगेजमेंट करे और 1 हफ्ते में तुझे शादी करके ले जाए। वैसे भी उसने सब कुछ जल्दी ही करने को कहा था, मैं ही पागल थी जो तेरे जॉब के पैसे के लालच के चक्कर में तुझे घर बैठ कर रखा।
वैसे भी उसने शादी करने के बाद मोटी खासी रकम और अपना मनाली का फ्लैट हमारे नाम करने का वादा किया है। अब हम तेरे भाई का वेट नहीं करेंगे, कल ही तेरी एंगेजमेंट उससे करवाती हूँ और फिर शादी। किस्मत अच्छी है तेरी इतने बुरे कर्म करने के बाद भी कि लड़के वाले खुद अपनी तरफ से दहेज देने को तैयार है। अगर और ज्यादा देर की, पता नहीं अपनी खूबसूरती दिखा दिखा कर और कितनों को रिझाएगी और कहाँ कहाँ मुंह काला करके आएगी। अब निकल यहाँ से, जितने उपटन लगाने हैं लगा लें, ये खूबसूरती अब जाकर अपने पति को ही दिखाना। और मैं तो यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकती, मैं जा रही हूँ खाना अपने कमरे में लेकर। चल बेटा, कमरे में खाते हैं, कहते हुए उन्होंने रीमा से प्लेट उठाने को कहा और दोनों माँ बेटी खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। अपनी सौतेली माँ के मुंह से इतनी बुरी और अपने चरित्र के ऊपर गंदी बातें सुनने के बाद मिली के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। राजश्री की हर बात उसके सीने में चुभ रही थी। वो बिल्कुल इमोशनलेस होकर जमीन पर एकदम से गिर पड़ी। मिली आज तक अपनी सौतेली माँ के हर सितम सहती थी, मगर कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन आज तो हद हो गई थी। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन चुकी थी। कॉलेज से लेकर जॉब तक और जॉब से लेकर घर तक, हर जगह बस उसे उसकी खूबसूरती के लिए सितम ही झेलने पड़ते थे। काफी देर रोने के बाद मिली उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने भाई को याद करते हुए रोते हुए बोली, अंडिस्को, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है भैया। मैं आपको कोई बात नहीं बताती क्योंकि आप वैसे मुझे हफ्ते में एक बार कॉल करते हैं, लेकिन अब मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मिली मायूस होकर अपने भाई को याद कर रही थी, तभी अचानक से उसके फोन का रिंगटोन बजा। मिली ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना फोन उठाया। फोन पर एक नंबर शो हो रहा था, जिसे देख मिली की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई और बेहद डर उसके चेहरे पर उभर आया। एक रिंग बजने तक मिली ने कॉल उठाया ही नहीं। वो डरती रही, मगर अगले रिंग के बाद मिली को डर के मारे कॉल उठाना पड़ा। उसने अपने कैपते हुए हाथ से फोन को कान के पास लगाया और बोली, अंडिस्को, हाँ हेलो। आखिर किसने किया है मिली को कॉल? जिसका नंबर देखते ही मिली के हाथ कांपने लगे। और क्या होगा आगे मिली जिंदगी में, जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।